बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 21 है। इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर इन एक्सरसाइज 21 to 28 एक्सप्रेस द इंटीग्रेंड्स एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एंड इवोल्यूएट द इंटीग्रल। देखें, पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर इस इंटीग्रेशन और डी एक्स को छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग टर्म है उसे पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर सॉल्व करेंगे। उसका जो आंसर आएगा इसके अंदर पुट करेंगे और सिंपल आगे इंटीग्रेशन है। देखें, क्वेश्चन नंबर 21 है, ये हमारे पास 0 to 1 लिमिट है डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। डी एक्स और इस इंटीग्रेशन को छोड़कर बाकी हिस्से को हमने कंसीडर कर लिया 1/x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ए के नीचे फर्स्ट वैल्यू मैंने लिख दी एक्स प्लस वन, दरमियान में प्लस का साइन लगाया। फिर अगर देखें स्क्वायर अंदर है, इस ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो फिर लिखते हैं बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ये सेकंड वैल्यू जो कि गिवन है। हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब हमें नेक्स्ट टाइम में क्या करना है कि इस होल इक्वेशन को एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन से इस होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खुद से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वन रह जाएगा। अब देखें, ए को मैंने वैसे लिख दिया एक्स प्लस वन से ये एक्स प्लस वन कैंसिल आउट होगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, वो ये लिखा हुआ है ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक हो गया। प्लस बी एक्स प्लस सी को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वन से ये एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल आउट होगा जब इस होल टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमेनिंग एक्स प्लस वन रह जाएगा, वो ये लिखा हुआ है। अब मैंने इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे कि ए के नीचे जो वैल्यू है एक्स प्लस वन जो विदाउट स्क्वायर है उसे ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। मैंने यहाँ पर इसे ज़ीरो के इक्वल पुट किया तो एक्स की वैल्यू आई -1। अब इस एक्स की वैल्यू को -1 को इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। जहाँ भी फंक्शन में जहाँ हमारे पास एक्स होगा उसकी जगह -1 पुट करें। अब देखें, मैंने यहाँ पर जब एक्स की जगह अब -1 पुट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 है, एक्स की जगह -1 आएगा तो ये होल टर्म ज़ीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो बी भी टर्म भी ख़त्म हो जाएगी, साथ में सी टर्म का आंसर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ए टर्म का ही आंसर आएगा। एक्स की जगह जब मैं -1 पुट करूँगा तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है, 1 + 1 2 होता है, तो ये लिखा हुआ है 1 + 1 2, तो ये ए का आंसर हमारे पास 1/2 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह मैंने आगे लिखा है कि आगे ये तो ए टर्म है, आगे मुझे बी का भी आंसर चाहिए, सी का भी आंसर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, हमें क्या करना होगा, ए को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, बी एक्स प्लस सी को इस एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा है। अब जो चीज़ कॉमन है उसे कॉमन निकालें। एक्स स्क्वायर कॉमन है ए प्लस बी में से, बी एक्स प्लस सी इन दोनों में से, फिर एक्स कॉमन है उसे बाहर निकाला तो अंदर रह जाएगा बी प्लस सी। कांस्टेंट वैल्यू को हमेशा एक साथ ही लिखा जाता है। अब हमें क्या करना होगा कि कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर करवाना होगा। अब देखें, ए प्लस बी, इसका जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो ए प्लस बी इक्वल होगा 0 के। अब देखिए, ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, यहाँ पर पुट की, प्लस बी, फिर बी की वैल्यू हमारे पास -1/2 के इक्वल आएगी। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू बी प्लस सी को, अब देखिए यहाँ पर एक्स नहीं है ना ही एक्स स्क्वायर है तो बी प्लस सी 0 के इक्वल होगा, तो बी की वैल्यू हमारे पास -1/2 यहाँ पर पुट कर दी, प्लस सी लिखा, ये -1/2 इक्वल के राइट हैंड की तरफ जाएगा तो सी इज इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव में होगा। तो बी सी और ए की वैल्यू फाइनली हमने फाइंड आउट कर ली। अब इस इक्वेशन नंबर ए में 1 में पुट कर दें। ठीक हो गया। तो जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया ये वैल्यू, ठीक हो गया। अब देखें, ये हमारे पास 1/2 है, इसे मैंने लिख दिया 1/2 इंटू एक्स प्लस वन, ये हमारे पास -1/2। अब मैंने यहाँ क्या किया है कि 1/2 को कॉमन निकाल लिया, अंदर हमारे पास रह जाएगा 1 - x, तो ये वो लिखा 1 - x, और नीचे वाले 1/2 को मैंने नीचे लिख दिया। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना था, हमें साथ में dx भी चाहिए, इंटीग्रेशन भी चाहिए और 0 to 1 में लिमिट भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन के साथ लिमिट ले ली। ठीक हो गया। अब जाहिर सी बात है, वेरिएबल x में है तो मैंने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक हो गया। इस तरफ भी इंटीग्रेशन लें, इस तरफ भी इंटीग्रेशन लें, इस तरफ भी मैंने इंटीग्रेशन ली 0 to 1, इस तरफ भी मैंने इंटीग्रेशन ली 0 to 1। अब देखें, जाहिर सी बात है, अगर आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू dx ले रहे हैं, तो ये dx लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें, अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि इसके एलसीएम को मैंने ब्रेक कर दिया है। 1/2 इंटू एक्स प्लस वन को ये लिखा है, फिर -x/2 इंटू एक्स प्लस एक्स के प्लस वन को मैंने बाद में लिखा है। ठीक हो गया। और दोनों की इंटीग्रेशन अलग से ले ली है। अब देखें, ये 1/2 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए इसे इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया, ऊपर 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन रह जाएगा और 0 to 1 लिमिट है, डी एक्स को वैसे लिख दिया।
प्लस यहाँ पर भी देखें 1/2, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू थी इसीलिए इसे मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर हमारे पास 1/x² + 1 dx रह जाएगा, लिमिट वैसी लिखी हुई है। अब यहाँ देखें, इस वाले 2 को मैंने 1/2 को बाहर लिख दिया। ऐसे समझिए आप, ये 2 नहीं है और ये 2 नहीं है, ऐसे समझने के लिए। अब देखिए 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया, 0 to 1 लिमिट ऊपर x/x² + 1 को वैसे लिख दिया। अब मैंने इसकी इंटीग्रेशन को सोल्व करनी है। इस तरह से मैंने इसकी इंटीग्रेशन को सोल्व करनी है कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास नीचे फंक्शन बन जाए, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन जाए। तो क्या करना पड़ेगा, अब देखिए नीचे अगर ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2x + 0 के, 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 के होगा। तो इसका डिवीजन के नीचे जो टर्म लिखी हुई है, इसका जो डेरिवेटिव लेंगे वो 2x के इक्वल आएगा। अब ऊपर मुझे 2x बनाना है किसी ना किसी तरीके से, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया, ताकि मैं नीचे फंक्शन, ताकि मैं इसे कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर सकूँ कि नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो। ये 1/2 को ऐसे लिख दिया, नेचुरल लॉग, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग लिखकर फंक्शन 1/2। अब यहाँ देखें 1/1 + x² हो तो उसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स x के इक्वल होती है, ठीक हो गया, माइनस ये हमारे पास 1/4 नेचुरल लॉग, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग लिखकर फंक्शन। इन सारों की लिमिट क्योंकि सेम थी 0 to 1 0 to 1, तो मैंने एक साथ लगा ली, और ये प्लस c को यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब देखें फर्स्ट अपर लिमिट पुट करें, x की जगह अपर लिमिट 1 पुट करेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, tan इनवर्स 1, नेचुरल लॉग x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, +2 तो 2 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये होल टर्म 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक हो गया। अब देखिए 1/2, अब देखिए नेचुरल लॉग 2 है, ये भी नेचुरल लॉग 2 है, इसे भी कॉमन निकालेंगे तो 1/2 - 1/4 बनेगा। 1/2 को वैसे लिख दिया, tan इनवर्स 1 यहाँ पर शो करवा दें, π/4 के इक्वल होता है, तो ये मैंने वैसे ही लिख दिया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1/4 आएगा, नेचुरल लॉग 2। अब देखिए यहाँ पर π/8 बनेगा, फिर अगेन इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 नेचुरल लॉग 2 + π/8 + c। तो फाइनली हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन 0 to 1 dx/x² + 1 × x + 1 की जो इंटीग्रेशन का आंसर आता है वो ये है, जब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है 2 नेचुरल लॉग 2 + π/8 + c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक हो गया। हमने क्या किया है कि हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन थी, उसमें से सबसे पहले हमने क्या किया कि इसकी इंटीग्रेशन लिमिट और dx को छोड़कर बाकी हिस्से को एक साथ लिखा, फिर उसके बाद इसे पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर सॉल्व किया, इसका जो आंसर आया उस आंसर को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक हो गया। इसकी बेस पर अगर लिमिट 0 to 1 है तो वही लिमिट ही लें आप, ठीक हो गया। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें गिवन है कि इंटीग्रेशन 1 to लिमिट 3√3t² + t + 4 /t³ + t dt। तो हमने क्या करना है, लिमिट इंटीग्रेशन dt को छोड़कर इसके अंदर वाले हिस्से को लेट कर लेना या कंसीडर कर लेना है, ठीक हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर इसे सॉल्व करें। सबसे पहले a के नीचे फर्स्ट वैल्यू t प्लस, अगर अंदर स्क्वायर है तो bt + c लिखें और ये लिखें सेकंड वैल्यू जो कि गिवन है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है, कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है यहाँ पर आपने t को कॉमन लेना है, वहाँ पर पहले से वेरिएबल कॉमन था, यहाँ पर जस्ट आपने एक ही वेरिएबल को कॉमन निकालना है ताकि आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर सॉल्व कर सकें। उसके बाद क्या करना होता है, नेक्स्ट टाइम में t × t² + 1 को होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक हो गया। यानी कि जो लेफ्ट हैंड की तरफ जो फंक्शन लिखा हुआ है उसके नीचे, डिवीजन के नीचे जो फैक्टर है उससे होल इक्वेशन को हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये खुद से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, = a। इस t से ये t कैंसिल आउट होगा तो t² + 1 रह जाएगा। bt + c को ब्रैकेट में लिखें, t² + 1 से ये वाला t² + 1 कैंसिल होगा तो t बचेगा। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है। तो अब आप देखें, जो a के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है t, उसे 0 के इक्वल पुट करें और इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, ठीक है, इसे 0 के इक्वल पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में। अब देखें जहाँ t होगा उसकी जगह आपने 0 पुट करना है, यहाँ पर 0 पुट कर दिया, यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो यहाँ पर 4 रह जाएगा। यहाँ पर मैंने t की जगह जब 0 पुट करूँगा तो b और c टर्म खत्म हो जाएगी, यहाँ पर जब t की जगह 0 पुट करूँगा तो a × 0 + 1 तो a ही रह जाएगा, a की वैल्यू यहाँ से 4 के इक्वल आएगी हमारे पास, ठीक हो गया। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रही तो ये स्टेप आप छोड़ दें कि पुट t = 0 इन इक्वेशन नंबर 2, या ये स्टेप आप छोड़ दें, आप डायरेक्ट इस स्टेप में आ जाएं कि 3t² + t + 4 = a × t² + 1 + bt + c + t
टी। इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप करें कि ए को अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर टी को अंदर मल्टीप्लाई करें। ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक हो गया। जहाँ हमारे पास टी स्क्वायर होगा उसे कॉमन निकालें, ए प्लस बी इंटू टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस ए। टी के साथ सी कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल टी है, ए प्लस बी कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल टी स्क्वायर है, और ये ए अकेला कांस्टेंट है, ठीक हो। यहाँ से देखें ए की वैल्यू 4 के इक्वल है, सी की वैल्यू यहाँ से 1 के इक्वल है, क्योंकि टी से टी वेरिएबल चाहे कैंसिल आउट करेंगे कंपेयर करवाने के लिए। ए प्लस बी यहाँ से इक्वल है 3 के, तो ये मैंने लिखा है कंपेयर 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू आपके पास पहले से ही 4 है या यहाँ से फाइंड कर रखा है आपने, तो बी की वैल्यू -1 आएगी। सी की वैल्यू देखें यहाँ पर सी टी है और यहाँ पर अकेला टी है, तो सी की वैल्यू 1 के इक्वल आती है, तो ये 1 है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम में ए बी और सी की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर लीजिए, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ए बी और सी की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो ये आंसर आया। अब देखें दोनों तरफ इंटीग्रेशन ने जो लिमिट गिवन थी 1 से 3 वो पुट कर दें आप। 4 कांस्टेंट है उसे बाहर निकालें, 1/t dt प्लस, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 - t, तो मैंने 1 - t लिख दिया। लिमिट ले ली 1 से 3 ठीक हो गया। वेरिएबल क्योंकि टी में था इसलिए इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो उसके बाद 4 कांस्टेंट है, इसे मैंने वैसे लिख दिया। अब देखिए इसके एलसीएम को मैंने ब्रेक कर दिया, 1 को डिवाइड कर दिया टी स्क्वायर प्लस 1 पर, और माइनस टी को भी डिवाइड कर दिया टी स्क्वायर प्लस 1 पर, और लेकिन दोनों की इंटीग्रेशन अलग से ले लिया। अब नेक्स्ट टाइम में मुझे क्या करना है, इसको तो मैंने वैसे लिख दिया 4 1/t, इसे वैसे लिख दिया, इसे भी वैसे लिख दिया माइनस। अब देखें मैं इसे नीचे फंक्शन ऊपर उसका किसी न किसी तरीके से डेरिवेटिव बन जाए। जब नीचे फंक्शन होता है ऊपर उसका डेरिवेटिव होता है तो नेचुरल लॉग लेकर फंक्शन लिखते हैं। तो हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2t बनेगा। तो 2 तो नहीं है लेकिन t तो है हमारे पास, इसीलिए 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैंने डिवाइड कर रखा है और ये मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है। अब आगे सिंपल इंटीग्रेशन है, 4 नेचुरल लॉग टी, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, और ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टी के इक्वल होती है, माइनस 1/2 नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग लेकर फंक्शन लिख दिया। अब क्योंकि लिमिट सारों में सेम थी 1 से 3 तो वो मैंने एक साथ ही लिमिट लगा ली 1 से 3 ठीक हो गया। अब देखें 4 फर्स्ट अपर लिमिट पुट करें, नेचुरल लॉग टी की जगह 3 पुट कर दिया, माइनस टेन इनवर्स टी की जगह अपर लिमिट 3 पुट कर दिया 1/4। इस टी स्क्वायर की जगह जब मैं अपर लिमिट टी की अंडर पुट करूँगा तो अंडर से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 3 रहेगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, वो ये लिखा हुआ है, ठीक हो गया। फिर माइनस लोअर लिमिट के लिए माइनस लगाते हैं, आप सभी जानते हैं। 4 नेचुरल लॉग टी की जगह जब 1 पुट करेंगे तो वो 0 होगा, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। टेन इनवर्स टी की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, माइनस 1/2 को वैसे लिख दिया। नेचुरल लॉग टी की जगह 1 पुट करेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, वो ये लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब देखें ये 3 अंडर है, 3 अंडर की वैल्यू 1/2 होती है, इसका मतलब है ये 3 की पावर 1/2 लिखा हुआ है। अब अगर ये 3 की पावर 1/2 लिखा हुआ है तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उससे पहले कोफिशिएंट है तो वो उसके वेरिएबल की पावर बनता है, लेकिन अगर कोई वेरिएबल की पावर पहले से मौजूद है तो उसे कोफिशिएंट के तौर पर पहले लिखते हैं। ये मेरे पास 3 अंडर है, तो इसकी अंडर की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि ये लॉग 3 की पावर 1/2 लिखा हुआ है, और 1/2 को मैंने पहले लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 नेचुरल लॉग 3 लिख दिया, प्लस 10 इनवर्स 3 अंडर π/3 माइनस ये π/3 की इक्वल होता है, फिर -2। अब यहाँ देखें मैंने यहाँ पर भी सेम प्रोसेस किया हुआ है, ये 4 है बेसिकली, आप इसे कहें कि ये 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, 4 नहीं है, ये 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, और जो इसकी पावर है उसे मैंने पहले लिख लिया। फिर 1/2 नेचुरल लॉग 2 माइनस ये हमारे पास 10 इनवर्स 1 π/4 के इक्वल होता है, ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये हमारे पास 1/2 है, इसे मैंने लॉग के वेरिएबल की पावर बना दिया। अब यहाँ पर वेरिएबल तो नहीं है लेकिन कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू की पावर बनेगा, तो 1/2 की पावर बन गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है कि 2 to the 4 होते हैं, 2 नेचुरल लॉग 3, इसे मैंने पहले लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस नेचुरल लॉग 2, और ये नेचुरल लॉग 2 की पावर 1/2 हो या 2/2 बात एक ही है, यानी कि जो लॉग के साथ जो थे उसे मैंने पहले लिख लिया। अब π/3 माइनस π/4 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आंसर, ठीक हो गया। अब देखिए ये लॉग के साथ जो 2 लिखा हुआ है वो लॉग के वेरिएबल की पावर बनेगा, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, माइनस नेचुरल लॉग, अब देखें ये प्लस नेचुरल लॉग 2 को पहले लिख लिया और माइनस नेचुरल लॉग 2 को बाद में लिख लिया, और ये 4 में से एक 3 पाई को सेपरेट करेंगे तो पाई हमारे पास इसका आंसर बनेगा, ठीक हो गया। अब देखें ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर प्लस का साइन है तो दोनों में जो वेरिएबल है या जो कोफिशिएंट है या जो हम इसे कांस्टेंट वैल्यू कह सकते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद अगर माइनस का साइन है तो थर्ड वैल्यू जो है वो डिवाइड होती है।
प्लस पाई बाई 12 को वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर रूल यूज़ करें कि अगर हमारे पास 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 अंडर हो, इस 2 अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट, क्योंकि जब इस अंडर रूट का स्क्वायर बनेगा फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगी तो 2 ही रह जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा तो 1/2 अंडर रूट बनेगी। इसका मतलब ये है कि 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 अंडर रूट, तो 9 से जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा, ठीक हो गया। प्लस पाई बाई 12 को वैसे लिख दिया। इसका मतलब है कि जो हमारे पास फंक्शन था, जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटीग्रेशन में लिमिट 1 से 3 अंडर रूट 3t स्क्वायर प्लस टी प्लस 4 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस टी डी टी, इसका जो आंसर है फाइनली नेचुरल लॉग 9/2 अंडर रूट प्लस पाई बाई 12 प्लस सी के इक्वल होता है, ठीक हो गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें इंटीग्रेशन लिमिट हो डी टी या वेरिएबल जिस भी कैटेगरी में हो, डी एक्स हो, डी वाई हो या डी डब्ल्यू हो, जिस भी टाइप का वेरिएबल हो उसको छोड़कर अंदर वाला जो फंक्शन है उसे आप लेट कर लें, कंसीडर कर लें, पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर सोल्व करें, उसका जो आंसर आ जाए, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के साथ साथ आप लिमिट भी लें जो कि लिमिट गिवन है, फिर उसको इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। इसी मेथड से देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इन डी वाई, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर इस इंटीग्रेशन और डी वाई के अंदर ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसे पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर सोल्व करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा बाद में जस्ट हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक हो गया। तो देखें स्टेप बाय स्टेप मैं इसे सोल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कंसीडर, तो चले मैं यहाँ पर होके इसे सोल्व करता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि कंसीडर कि हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उसमें से इंटीग्रेशन और डी वाई को छोड़कर बाकी जो फंक्शन है वो लिखें। गिवन है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल है हमारे पास। अब देखें अगर तो स्क्वायर अंदर हो तो फिर आप लिखें ए वाई रूल होता है प्लस बी डिवाइडेड बाई जो फंक्शन स्क्वायर के अंदर है और वो भी मौजूद स्क्वायर के अंदर है, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस अब जो बाहर स्क्वायर है उसके साथ लिखें तो मैं लिखता हूँ सी वाई प्लस डी, ये हमारे पास रूल होता है वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। देखिए रूल होता है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का कि अगर स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर है तो वो स्टार्ट होता है ए वाई प्लस बी से, क्योंकि वेरिएबल वाई में था, डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1। अगर बाहर एक और स्क्वायर ठहरा हुआ है तो सी वाई प्लस डी डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मज़ीद इसका एक और स्क्वायर होता तो हम आगे लिखते ई वाई प्लस एफ डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 का डबल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो वो हमारे पास उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नहीं है हमारे पास। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब इक्वेशन को 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर से, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज़ इक्वल टू, अब देखें इसे मैं ए वाई प्लस बी को लिख सकता हूँ, ए की ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक हो गया। वाई स्क्वायर प्लस 1 से एक वाई स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 1 के, ठीक हो गया, प्लस सी वाई प्लस डी इंटू, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि ये जो लेफ्ट हैंड की तरफ जो फंक्शन लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर को छोड़कर नीचे में जो फंक्शन है उसे ले रहे हैं होल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, जस्ट 1 बचेगा, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे सिंप्लीफाई करें, देखिए मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। इसे मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज़ इक्वल टू ए वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए वाई की पावर 3 प्लस ए वाई, अब बी को अंदर मल्टीप्लाई करें प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी के, ठीक हो गया। इसी तरह आपने अंदर इसे वैसे लिख देना है, गिवन है हमारे पास सी वाई प्लस डी के। इसे सिंप्लीफाई करें, जो चीज़ स्क्वायर है उसे एक साथ लिखें, स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को आपने एक साथ में लिखना है। तो कैसे देखें, इसे मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस 2y प्लस 1 इज़ इक्वल टू, अब ये ए वाई की पावर 3, वाई की पावर 3 और यहाँ कोई टर्म नहीं है, इसे वैसे अकेला लिख दें कि ए वाई की पावर 3। अब यहाँ पर देखें ये बी वाई स्क्वायर है, स्क्वायर वाली भी और कोई वैल्यू नहीं है तो आप इसे अकेला लिख दें कि बी वाई की पावर 2। अब यहाँ देखें ये एक वाई है और ये एक वाई है, ए वाई और सी वाई, तो इसे हम मिला के लिख सकते हैं ए प्लस सी इंटू वाई, ठीक हो गया,
प्लस और जो कांस्टेंट वैल्यू है b प्लस डी उसे एक साथ लिख दें कि b प्लस डी, यानी कि मैंने इसे एक सीक्वेंस के साथ लिखा है कि जो चीज़ y की पावर 3 को पहले लिखा, फिर y स्क्वायर को बाद में लिखा, फिर y को बाद में लिखा, फिर कांस्टेंट वैल्यू को बाद में लिखा। अब इसमें जो हमारे पास कंपेयर कोफिशिएंट जो होते हैं वो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर करवाता हूँ। अब देखें यहाँ पर y की पावर 3 है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर y की पावर 3 नहीं है, लेकिन राइट हैंड की तरफ y की पावर 3 है। इसका मतलब है a का आंसर यहाँ पर y की पावर 3 नहीं है, तो a का आंसर यहाँ पर 0 के इक्वल होगा जब कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर करवाएंगे। ठीक हो गया। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिख सकता हूँ कि जब हम कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर करवाएंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आएगी। ठीक हो गया, a की वैल्यू 0 के इक्वल है। अब नेक्स्ट वैल्यू b, यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है, जी हाँ y का स्क्वायर मौजूद है और यहाँ पर भी y का स्क्वायर मौजूद है। इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं, जस्ट 1 होगा कोफिशिएंट, तो b का आंसर 1 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। इसका मतलब है b की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। हमारे पास y a प्लस सी है, यहाँ पर y है, जी हाँ y से y कट जाएगा, a प्लस सी इक्वल होगा 2 के। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ a प्लस सी, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 2 के। अब यहाँ देखें a की वैल्यू है, a की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। जब a की वैल्यू यहाँ पर 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यह टर्म खत्म हो जाएगी, तो c का आंसर किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट वैल्यू b प्लस डी, कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करवाएंगे, b प्लस डी इक्वल होगा हमारे पास, चलिए यहाँ लिख देता हूँ कि b प्लस डी इक्वल होगा हमारे पास 1 के। अब यहाँ देखें ये b है, b की वैल्यू यहाँ पर 1 के इक्वल है, तो b की जगह 1 पुट करें। जब 1 पुट करूँगा तो इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट होगा, तो d की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आएगी। ठीक हो गया। तो d की वैल्यू यहाँ पर की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 0 है। इस सारी वैल्यूज़ को उठाकर अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो मैं पुट करता हूँ। देखें इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, वो है y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल है ay प्लस b। a का आंसर हमारे पास 0 है, 0 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, b रह जाएगा। b का आंसर हमारे पास 1 है, डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास फंक्शन है y स्क्वायर प्लस 1, आगे प्लस c का आंसर हमारे पास 2 के इक्वल है। 2 पुट करें, y को वैसे लिखें, और प्लस d का आंसर 0 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे टर्म बनेगी y स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना था, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी थी। फाइनली हमने इसका आंसर ये फाइंड आउट कर लिया है पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर। अब दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब देखें जब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dy इज इक्वल टू, इस फंक्शन को भी इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन 1 ओवर y स्क्वायर प्लस 1 dy, ठीक हो गया, प्लस 2 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। तो अच्छा अब पहले ऐसा करें, इस 2y को वैसे लिखा रहने दें जैसा कि गिवन है 2y। इस फंक्शन को ऊपर लिखें तो ये हमारे पास है बनेगा y स्क्वायर, ठीक हो गया, y स्क्वायर प्लस 1 की पावर नेगेटिव 2 जब ऊपर लिखेंगे। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल y में है तो मैंने dy लिख दिया, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अब इसे सॉल्व करते हैं। देखें ये हमारे पास 1 और 1 प्लस वाई स्क्वायर हो तो या 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो वो टेन इनवर्स एक्स की इक्वल होती है इसकी इंटीग्रेशन। तो ये y है वेरिएबल, तो टेन इनवर्स y के इक्वल होगा। टेन इनवर्स करवा देता हूँ अपनी आसानी के लिए कि इंटीग्रेशन हो कि अगर हमारे पास यहाँ पर फंक्शन हो, ठीक हो गया, फंक्शन हो और साथ में उसका डेरिवेटिव हो, ठीक हो गया। ये हमारे पास फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव हो, तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर अगर ये फंक्शन है और साथ में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो आप क्या करें कि फंक्शन की पावर में एक ऐड करें। फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर कितना हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 2 और वही पावर आपने नीचे डिवाइड करना होता है। ये रूल है, ये रूल सेम हमने यहाँ यूज़ करना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अब देखें फंक्शन है वाई स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन है। पावर को छोड़ दें, पावर पर रखते हैं हाथ, या पावर को छोड़ दें, पावर को कंसीडर ना करें, पावर के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो देखें। वो है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 1, इस वाई स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2y होगा, यानी कि ये फंक्शन है ये उसका डेरिवेटिव है। जब साथ में फंक्शन हो और साथ में उसका डेरिवेटिव हो तो ये रूल यूज़ करें और ये फार्मूला यूज़ करें। तो फंक्शन की पावर में एक ऐड करें, तो फंक्शन क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 1
होल की पावर -2, इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, -2 + 1 तो इसकी पावर -1 हो जाएगी और वही पावर हमने नीचे डिवाइड करना होता है। +c लिखें, ये कोई यानी कांस्टेंट है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखें ये बनेगा हमारे पास tan इनवर्स y, लिमिट नहीं है, नहीं तो अगर लिमिट होती तो लिमिट पुट कर देते, हमारे पास जस्ट फाइनल आंसर है। इस माइनस को प्लस माइनस हो जाएगा, इस y² + 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई y² + 1 के, और ये +c जी। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन का आंसर है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी मेथड से ही सॉल्व होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल y में है और जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसमें वेरिएबल x में पड़ा हुआ है। जस्ट इतना ही फ़र्क है, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को, 27 और 28 को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और 24 को सॉल्व किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।